नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज मोदी सरकार का पेश होने वाला बजट मोदी 2.0 का आखिरी फुल बजट होगा। लोकसभा चुनाव के पहले इस फुल बजट पर लोगों की नजर लगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार चौथा बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि यह बजट काफी लोक लुभावन हो सकता है। रोजगार और ग्रामीण विकास को इस बजट में काफी जगह मिल सकती है। वहीं जीडीपी ग्रोथ के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर 50% खर्च बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस बड़ी रकम का इस्तेमाल कोरोना महामारी के मद्देनजर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लाई सुस्ती को दूर करने के लिए किया जाएगा। साथ ही साथ सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि ये खर्च बढ़कर 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। 2024 के अप्रैल मई के महीने में संभावित लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का न केवल रोजगार बढ़ाने पर जोर है, बल्कि वे ग्रामीणों के आवास की स्कीम को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे रही है। क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा, क्योंकि 2023 बजट पर सभी की नजर मेक इन इंडिया पर फोकस और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ आयात कम करने को लेकर करीब 35 उत्पादों को चिन्हित किया गया है। प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे भी ये ध्यान में रखा गया। प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लॉस पेपर, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है। आयात कम होने से कम हो सकता है चालू खाते का डेटा, और साथ ही साथ आभूषण के दाम घट सकते हैं। रत्नों और आभूषणों के दाम भी घट सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की मुहिम पर जोर दिया जा रहा है। स्वदेशी अपनाने की कोशिश में वित्त मंत्री का पूरा शेड्यूल क्या होगा, यह भी हम आपको बता रहे हैं। सुबह नॉर्थ ब्लॉक से बजट की कॉपी लेकर निकलेंगे वित्त मंत्री 9 बजे। वित्त मंत्रालय के गेट नंबर 2 पर यह सेशन रखा गया है। 9:25 बजे वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगी, राष्ट्रपति बजट को अपनी औपचारिक मंजूरी देंगी, और उसके बाद 10 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंचेंगी, जिसके बाद सुबह 10:10 पर कैबिनेट की मंजूरी देने के बाद ये बैठक शुरू होगी, और साथ ही साथ 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। दोपहर 3 बजे बजट पर वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए नजर आएगी। ये पूरा क्रम आज का मोदी 2.0 का। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी, क्योंकि आज मोदी 2.0 का आखिरी यानी कि पूर्णकालिक बजट ये आखिरी होगा, और जो ये 2.0 की अगर हम बात कर रहे हैं, इसमें कई कयास लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर आम जनता की इस पर नजर है कि सरकार क्या कुछ उनके लिए लेकर आई है। बिल्कुल बात करें तो जो मोदी सरकार का ये एक तरीके से आखिरी बजट होगा। निश्चित तौर पर शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में बजट पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर देश की जनता को काफी उम्मीदें इस बजट से हैं। साथ ही साथ सरकार जो है वो भी बजट को कहीं ना कहीं चुनावी रूप में पेश करेगी, क्योंकि अगले साल चुनाव होना है। ठीक उससे पहले जो बजट आ रहा है उसको इस तरीके से पेश किया गया है, जनता को सीधे इसका फायदा मिले और जनता को समझ में भी आए सरकार ने उसके लिए क्या किया। निश्चित तौर पर कल जो आम बजट आज आने वाला है उसके एक दिन पहले यानी कि कल वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए क्या किया, यह सब इसका लेखा जोखा इस सर्वेक्षण में था। निश्चित तौर पर आज बजट पेश होगा। बजट का आकार कितना होगा या किन किन लोगों के लिए बेहतर होगा, और सबसे ज्यादा इनकम टैक्स स्लैब होती है, उनको उम्मीद है कि इनकम टैक्स स्लैब से उसको बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये जो उम्मीद पिछले आज बजट में भी लोगों को थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इस बार फिर उम्मीद है क्योंकि चुनावी साल है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता जो है वो चाह रही है कि इनकम टैक्स का स्लैब है वो बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पर मोदी सरकार है जो कहीं ना कहीं जो कल्याणकारी योजनाएं चला रही है उनको लेकर के भी बजट में बढ़ावा कर सकती है, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो जहां पर बजट की कमी है और कम बजट उनको दिया जाता था, तो इस साल उनका बजट बढ़ सकता है। ग्रामीण जो विभाग है वहां पर ग्रामीणों की जो व्यवस्थाओं के लिए कहीं ना कहीं बजट में बढ़ावा किया सकता है, क्योंकि
कोरोना काल के चलते ये बजट जो था ग्रामीणों का वो कम पड़ गया था, तो इस साल उसको दोगुना किया जा सकता है। निश्चित तौर पर तमाम कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए बजट को लेकर के लोगों की निगाहें हैं। साथ ही साथ व्यापारियों को बड़ी उम्मीद है कि उनके लिए कुछ खास किया जाए, युवा वर्ग को उम्मीद है कि उनके लिए कुछ किया जाएगा। तो महिलाएं भी पीछे नहीं, महिलाएं गृहिणी महिलाएं जो हैं उनको उम्मीद है कि जो सामान है, जो घरेलू सामान है, जो किचन के सामान होते हैं, उनमें कुछ राहत मिले। निश्चित तौर पर इसके लिए हालांकि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे कुछ देर बाद बजट पेश होगा। बजट में क्या कुछ रहता है किसके लिए ये देखना होगा। जी बिल्कुल अश्विनी, क्योंकि कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था और ऐसे में भारत की अगर हम बात करें तो पांचवा सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत को माना गया है। यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी के बाद पांचवा स्थान भारत का ही है। लगातार जीडीपी में भी ग्रोथ देखा गया है। कोरोना के बावजूद भी जिस तरह से सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी है वो एक तरह से बहुत बड़ा प्रेरणात्मक तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन ही है, क्योंकि जो पांचवें स्थान पर इस वक्त भारत की स्थिति है वो देश में और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी एक महत्वपूर्ण चीज मानी जा रही है। बिल्कुल, आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो भारत अब धीरे धीरे उन अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में आ रहा है और पांचवी अर्थव्यवस्था विश्व की बन चुका है, बड़ी अर्थव्यवस्था। हालांकि 2030 तक का उम्मीद जगाई जा रही है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनने की ओर, अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। विश्व तो क्योंकि भारत के पास इतना बड़ा खुद का बाजार है, खुद की व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाओं को किस तरीके से चलाए ये सरकारों को सोचने की जरूरत थी। और वो सरकार ने सोचा कि छोटी छोटी चीजें, ओडीओपी जैसी चीजें थी जिन पर किसी का ध्यान नहीं आता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, माफ कीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हीं चीजों को फोकस करके छोटे छोटे स्वरोजगारों की स्थापना की। और ये स्वरोजगार जब एक साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ग्रोथ देश को देते हैं। अभी हाल ही में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है और उसमें बड़ा इन्वेस्ट लाने की सोच रखी गई है और विदेशों से इन्वेस्ट लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जब उत्तर प्रदेश का ग्रोथ बढ़ेगा तो देश का भी ग्रोथ बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो आने वाले समय में भारत जो विश्व गुरु की बनने की ओर है और कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने के लिए तमाम जो आयाम होते हैं उनको धीरे धीरे छुआ जा रहा है। आज G20 जिसका दिखा जो संगठन है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा, तो ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। निश्चित तौर पर ये उपलब्धियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही है और कहीं ना कहीं आने वाले समय भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अग्रसर है। अश्विनी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा मोदी सरकार का, मोदी 2.0 का, और ऐसे में लोक लुभावन बातें और चुनावी तौर पर मद्देनजर अगर हम देखें तो क्या चुनावी इसमें एंगल देखा जा सकता है? क्या चुनावी से ये असर होकर ये बजट पेश किया जा सकता है? बिल्कुल, इस बात का जो बजट होने वाला है कहीं ना कहीं चुनावों को ध्यान रखते, क्योंकि अभी हाल ही में कई प्रदेशों में चुनाव हुए जिसमें 3 बड़े प्रदेश हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये 3 प्रदेश हैं जहां पर चुनाव होने वाला है। कहीं ना कहीं इनको ध्यान रखते हुए साथ ही साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसको ध्यान रखते हुए बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद समय नहीं सरकार के पास होगा कि कुछ बड़ा कर पाए। तो ऐसे में सरकार बजट के माध्यम से जनता को सीधे तौर पर फायदा देना चाहती है, जनता को वो कुछ देना चाहती है कि जनता को समझ में आए कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। ठीक है अश्विनी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर लखनऊ से, जहां देश के टॉप 4 राज्यों में शामिल हुआ है उत्तर प्रदेश। 75 लाख से अधिक का नल कनेक्शन का आंकड़ा पार किया है उत्तर प्रदेश में। और साथ ही साथ खास बात यह कि नमामि गंगे और ग्रामीण जल पूर्ति विभाग में समारोह आज है। 75 इंजीनियर, अधिकारी, कर्मचारी इसमें सम्मानित किए गए। सफलता से परिपूर्ण यात्रा पर आधारित ई बुक का विमोचन हुआ। बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं, सबसे बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त, क्योंकि अब चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश भी शामिल हो गया है टॉप 4 राज्यों में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्योंकि देश की अगर हम बात करें तो टॉप वो राज्य सामने आते हैं जिसमें कि अलग अलग पैमानों अलग अलग राज्य सबसे पहले स्थान पर है। और खासतौर पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश इस वक्त टॉप 4 राज्यों में शामिल हो गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए।
बिल्कुल बात करें तो उत्तर प्रदेश नीचे धीरे धीरे से नए नए आयाम गढ़ रहा है। देश में तमाम देश हैं जहां प्रदेश हैं जहां पर व्यवस्थाएं बेहतर, लेकिन इन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ने कम व्यवस्था में बेहतर काम किया। अब तो 75 लाख जो घरों में हर घर नल जल योजना के तहत पानी पहुंचाया गया, शुद्ध पानी पहुंचाया गया। सबसे ज्यादा समस्या हो रही थी बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड वो क्षेत्र था जहाँ सरकारें आई गई, लेकिन बुंदेलखंड पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहां सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी वो पानी की थी, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी यूपी सरकार ने पिछले 5 सालों पर उन्हीं पर ध्यान दिया। बुंदेलखंड में पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने का संकल्प मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था और कहीं ना कहीं उस ओर अग्रसर है। अगले कुछ दिनों में हर घर में बुंदेलखंड में शुद्ध पेयजल आएगा, जिससे जो लोग पलायन कर रहे थे उनको दूर दराज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निश्चित तौर पर एक बड़ा आयाम उत्तर प्रदेश सरकार ने, जल शक्ति विभाग ने पाया है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में और बड़ा लक्ष्य मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है कि दूर दराज के जो इलाके, सुदूर इलाके हैं, वहां तक भी जल व्यवस्था की जाए। जो लोग शुद्ध पेयजल के सबका अधिकार है, उस अधिकार को हर व्यक्ति को दिलाया अश्विनी, जाए। क्योंकि एंशिएंट टाइम से अगर हम देखें तो लोग ऐसा माना जाता है कि लोग वहीं बसते हैं जहां पर पानी का अच्छा जो व्यवस्था मिलती है, पानी की अच्छी उपलब्धता होती है। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखें, तमाम वो चीजें देखें, उसमें ये सामने आता है कि जहां पर पानी की अच्छी व्यवस्था होती है वहीं पर लोग बसते हैं। यदि पानी की व्यवस्था ना हो तो पलायन कर जाते हैं लोग वहां से। और ऐसे में उत्तर प्रदेश, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था वहां पर जल संकट था पहले, और इस तरह से 75 लाख से अधिक जल नल कनेक्शन का आंकड़ा जो उत्तर प्रदेश ने पार किया है, और नमामि गंगे के तहत जो उत्तर प्रदेश को उपलब्धियां मिली है, कितना महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है? बिल्कुल। किसी भी पुरानी कहावत है, जल ही जीवन है। इंसान जल के बिना नहीं रह सकता। निश्चित तौर पर जल, जब पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं होता तो इंसान क्या करेगा। निश्चित तौर पर ये इसी का वजह था कि बुंदेलखंड जिसके पास अपनी खुद की विरासत थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वीरान हो रहा था, और उस विरासत को संभालने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संकल्प लिया। आपको याद होगा 2016 के में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी। उस दौरान उत्तर बुंदेलखंड में पानी की समस्या थी, पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी और वहां से जो ट्रेनों के टैंकर जो पानी के यहाँ भिजवाए गए थे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन टैंकरों को उतरने नहीं दिया तो क्या था। निश्चित तौर पर ऐसे तमाम वाक्य हैं कि जहां पर जल की समस्या होती है वहां पर जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब जल मिलेगा तो लोग बाहर नहीं जाएंगे, अपने स्थान पर रहेंगे, और कहीं ना कहीं जो संभावनाएं बुंदेलखंड में है वो सजोई रखी जा सकती हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अश्विनी। अगली बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कार्यक्रम है। सुबह 7:30 बजे नेपाल से आए शालिग्राम का पूजन अर्चन करेंगे और पूजा अर्चना के बाद देवशिला रथ पर अयोध्या के लिए रवाना करेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे नेक्सी भवन सभागार में बैठक भी करेंगे और साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्यमियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। हटहट के पिपरी में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष राज्य विश्वविद्यालय जाएंगे और आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी ओपीडी का भी शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। आज उनका ये कार्यक्रम संभावित तौर पर ये सारा डे प्लान उनका रहेगा, जिसमें कि शालिग्राम शिला का पूजन अर्चन भी करते हुए दिखाई देंगे। अश्विनी हमारे साथ बने हुए। अश्विनी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण खबर सामने आई है जहां योगी आदित्यनाथ के आज के डे प्लान की हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो शालिग्राम की जो पत्थर है उसकी पूजन अर्चन करते हुए दिखाई देंगे। अन्य क्या क्या करेंगे, जरा ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अश्विनी। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी ओपीडी का भी शुभारंभ करते हुए दिखाई देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई मायनों में आज उनका जो डे प्लान है महत्वपूर्ण है। एक के बाद एक आज कवायद करते हुए दिखाई देंगे। रामलला, सीता माँ की जो मूर्तियां बनाई जाएंगी, उसके जो पत्थर आया है शालिग्राम शिला,
उसका पूजन अर्चन करते हुए दिखाई देंगे। सुबह 11 बजे एनेक्सी भवन सभागार में बैठक भी करते हुए दिखाई देंगे। तमाम विषयों पर मंथन करेंगे। खासतौर पर इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्यमियों के साथ इनकी बैठक है। उद्यमियों के साथ किस तरह से निवेश उत्तर प्रदेश में आयाम नए नए लेके आना है, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए ओपीडी का शुभारंभ भी करेंगे। ओपीडी का आज उनकी तरफ से शुभारंभ किया जाएगा। सुबह से ही एक के बाद एक कवायद करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे। पूजा अर्चना करेंगे। देवशिला रथ का अयोध्या के लिए जो कि रवाना कर दिया जाएगा। सुबह 11 बजे एनेक्सी भवन में सभागार में बैठक भी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त इन्वेस्टर समिट, जिसके ऊपर सभी की निगाहें हैं, उसको लेकर उद्यमियों के साथ बैठक करेंगे, मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश को क्या कुछ नए आयाम दिए जा सकते हैं, किस तरह से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, किस तरह से नए नए इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टर्स को लुभाया जाए, आकर्षित किया जाए। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ पहले से कंट्रीब्यूशन है, आगे किस तरह से उसको बढ़ाया जाए, इन सभी विषयों पर आज मंथन किया जाएगा। पूजा अर्चना के बाद देवशिला रथ अयोध्या रवाना हो जाएगा, जहां पर माता सीता और पुरुषोत्तम राम की मूर्तियां बनाई जाएंगी। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी और केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त हुए 2 दर्जन से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के अलावा 24 शिक्षाविद की खास टीम से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर संवाद किया। दौरान उन्होंने कहा कि जब 2017 में सरकार बनी थी तो किसानों की ऋण माफी के लिए मैंने खुद बैंकर्स को फोन मिलाए थे। हालात ये थे कि एक भी बैंकर ओनर्स ने कॉल नहीं रिसीव किया था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। ना ही मुझसे कोई बात किया, लेकिन सरकार के संकल्प और कामों की वजह से अगले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 30 से ज्यादा बैंकर्स के चेयरमैन और मालिक भाग लेंगे। ये अपने में ही एक उपलब्धता है और ऐसे में उन्होंने आश्वस्त किया है कि यूपी में निवेश को लेकर हर प्रकार का ऋण उपलब्ध कराने के लिए वो अग्रसर है और तैयार है। वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ का सिद्धार्थनगर दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। सीएम योगी सांसद खेल महाकुंभ और 5 दिवसीय सिद्धार्थनगर महोत्सव के कार्यक्रम के समापन में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्र और पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जिले में सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है। निरीक्षण किया गया, हर एक चीज पर पैनी नजर, क्योंकि सीएम के दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है और कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा ने खुद जाकर जायजा लिया। प्रस्तावित कार्यक्रम है और जो प्रस्तावित कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी का वो यह है कि इस जनपद में आगमन के उपरांत सांसद खेल का समापन करेंगे स्टेडियम में और उसके बाद एक ऐतिहासिक महोत्सव यहाँ पे सिद्धार्थनगर महोत्सव जो हो रहा है इसके भी समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे और इसके बाद यहाँ से प्रस्थान करेंगे। यात्रा हेलीकॉप्टर से अभी बताया, जब तक अंतिम रूप से कार्यक्रम नहीं आ जाए तब तक उसके बारे में संभावना करना उचित नहीं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।